नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। मथुरा कांड अब अखिलेश सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। विपक्ष जोर शोर से अखिलेश सरकार और उनके कुनबे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मथुरा कांड की वजह वो सियासी सरपरस्ती बता रहा है। हम इस पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। खबर यह है कि मथुरा कांड का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव गुरुवार रात को ही मारा गया था। पुलिस के मुताबिक उसके एक समर्थक ने उसकी लाश की शिनाख्त भी कर ली है। अभी तक पुलिस रामवृक्ष यादव को फरार मानकर चल रही थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि उसकी लाश मिल चुकी है। पिछले 2 साल से यह शख्स मथुरा के लिए नासूर बन चुका था। IBN 7 के रिपोर्टर्स ने मथुरा में लोगों से बात की। उनके मुताबिक इस शख्स ने पूरे शहर की नाक में दम कर रखा था, लेकिन प्रशासन को उस पर लगाम कसने में 2 साल लग गए, वो भी तब जब हाईकोर्ट ने डंडा चलाया और उसके 2 अफसरों की शहादत हो गई। सवाल वही है, आखिर किसने इस भस्मासुर को जन्म दिया? कौन था इसका सरपरस्त? क्या इस पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या सच्चाई भी सामने आएगी? सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर बड़ी बहस। मथुरा कांड, 2 अफसरों की शहादत, 2 दर्जन मौतों के बाद अब शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की सियासत। परिवार को जो दुख हुआ है, जो परेशानी आई है, ये बड़ी परेशानी है, ये दुख है, अचानक आया उन परिवार के लोगों के ऊपर। हम उनके परिवार के साथ हैं, पूरी जिम्मेदारी से सरकार उनके साथ है। में अराजक तत्व लोग हैं, जितने भी हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। तमाम सफाई के बावजूद सवालों में घिरी अखिलेश सरकार। ये अखिलेश सरकार को एक क्षण भी राज करने का अधिकार नहीं है मित्रों, एक क्षण भी राज करने का अधिकार नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है कि अपनी सरकार को बचाने के लिए और सरकार दोबारा लाने के लिए लड़ रहा होता है, तो उनसे नैतिकता की अपेक्षा नहीं करी जा सकती। खासकर मथुरा हिंसक कांड को तो वर्तमान सपा सरकार द्वारा बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हमें बुंदेलखंड में नहीं बल्कि मथुरा में ही नजर आते। इस सियासत के बीच यूपी सरकार ने दोनों शहीद पुलिस अधिकारियों का मुआवजा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का दिया भरोसा। लेकिन कायम है सवाल, आखिर कौन है मथुरा कांड का जिम्मेदार? हम तो पूछेंगे, क्या मथुरा कांड किसी राजनीतिक क्षय का नतीजा है? यह एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल। हमारा सवाल है कि क्या मथुरा कांड किसी राजनीतिक क्षय का नतीजा है? आप भी अपनी राय शुमारी कर सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, ये राजनीतिक क्षय आपको लगती है, तो HTP स्पेस देकर Y लिखें। आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखें और हमें 51818 पर भेज दें। ट्विटर पर भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं, #HTP और #मथुरा का गुनहगार कौन के जरिए आप अपनी राय हमें दें। और IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो के दौरान भी लगातार दिखाते रहेंगे। हम ये भी बताएंगे कितने प्रतिशत दर्शकों ने क्या राय रखी है इस पूरे मुद्दे पर। इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ जिम्मेदार और बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस चर्चा में तस्वीर साफ हो पाएगी कि वाकई इस पूरी घटना का जिम्मेदार कौन है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। BSP के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू होने के पहले हम अपने सभी पैनलिस्ट को 30 सेकंड का मौका देंगे, जिसमें सभी मेहमान अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा DGP विक्रम सिंह साहब से। मैं चाहूँगा कि पहले एक बार सबकी राय सामने आ जाए। विक्रम सिंह साहब, क्या हुआ है? यहाँ पर 2 बड़े अधिकारी मारे जाते हैं पुलिस के, 2 साल से यहाँ पर लोग जमे हुए हैं, असला जमा कर लिया गया है, राजनीतिक प्रश्रय के बिना ये नहीं हो सकता, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। आप पुलिस की कार्रवाई को, प्रशासन को बेहतर तरीके से समझते हैं। हम जानना चाहेंगे अभी तक आपको क्या समझ में आया इस पूरे मामले में? निसंदेह डॉक्टर प्रवीण जी, संगठित अपराध की जो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा है कि जब एक आपराधिक गिरोह आपकी डिसीजन मेकिंग में भागीदार बन जाता है,
और सहयोगी के रूप में कार्य करता है तो आप समझ सकते हैं कि संगठित अपराध अपनी पराकाष्ठा पर आ गया है। वर्तमान प्रकरण में आप ये देखें कि 2 साल से कुंडली मार करके रामवृक्ष अपने गिरोह के साथ बैठा रहा और किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। उसको फलता फूलता देखने के लिए मूक और स्पष्ट सहमति अगर दी गई तो इस पे पूरी जिम्मेदारी लखनऊ से लेके चौकी फरह तक है। जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पर हम देख रहे हैं कि अब जमकर राजनीतिक बयानबाजी तो हो रही है, मोर्चे भी निकाले जा रहे हैं और यूपी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया जा रहा है। क्या होगा, एक सवाल पूछा जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो जिनके रोंगटे खड़े हो गए इस घटना को देखने के बाद कि शहर के बीचों बीच इस तरह का कोई आदमी अपनी सत्ता चलाने की कोशिश कर रहा है। क्या होगा, क्या किया जा रहा है, आप लोग किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, विक्रम सिंह जी ने जो कहा, मैं उसी से आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी प्रकरण बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। और जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से बाहुबलियों को जिस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है, और ये तो उनके नैसर्गिक चरित्र का हिस्सा है, हमेशा होता है, मगर उससे बड़ी बात यह है जिस ढंग से पुलिस के ऊपर वो लोग आक्रामक हुए हैं। एक आकलन के अनुसार, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 4 वर्षों में 1100 घटनाएं हुई हैं पुलिस पर आक्रमण करने की, और कम से कम 1 दर्जन से अधिक पुलिस के अधिकारी और सिपाहियों की हत्या हुई है। महत्वपूर्ण, जटिल, दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न यह है और इसका उत्तर उत्तर प्रदेश की शासन करने वाली समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। सुधीर भदौरिया साहब, अभी इस पर राजनीतिक बहस तो होगी, लेकिन इस मामले को देखकर एक गंभीर प्रश्न यह भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस भी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। यह मामला क्या अचानक हो गया? अब भी क्या कोई कार्रवाई की कोशिश नहीं थी और अचानक ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली? या आप बीएसपी, या आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए, अभी मुझसे पहले विक्रम सिंह जी ने भी कहा और सब लोग महसूस कर रहे हैं प्रदेश के अंदर कि वहां पर इन लोगों को प्रश्रय दे रखा था। केवल मथुरा में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, और कई जगह पुलिस के अफसर मारे गए और घुस कर थानों में पुलिस के लोगों की ठुकाई की जा रही। पर उससे ज्यादा गंभीर सवाल ये है कि ये लोग संविधान को ही समाप्त कर देना चाहते थे। राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, ये कोई साधारण क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, बल्कि ये पूरे देश के संविधान पर हमला था, इस व्यवस्था पर हमला था, लोकतंत्र का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पर बहुत लंबी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है हमारी संवैधानिक मशीनरी की रक्षा करने में। ये आरोप बहुत जगह से लग रहे हैं असीम वकार साहब, सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मथुरा जैसे शहर के बीचों बीच एक शख्स अपनी सेना बना रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस की तैयारियां नहीं थी, इस तरह का बयान भी उनका आ जाता है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस कई दिन से यहां पर मॉक ड्रिल भी कर रही है। यहां पर बहुत समय से कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को हटाया जाए। ये विरोधाभास देखने को क्यों मिलता है? क्या पुलिस प्रशासन दबाव में नहीं था? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन जब ये घटना घटी और हमने अपने 2 जाबाज अधिकारियों को खोया, तो मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया और उन्होंने बहुत बेबाकी से और बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार किया कि हमारी कहीं ना कहीं आकलन में कमी रह गई और हमारे जो अधिकारी थे वो उसको समझ नहीं पाए। दूसरी बात जो भी आपने कही कि ये कैसे हुआ, सीधी सी बात है, सब जानते हैं कि ये 2014 में उत्तर प्रदेश की धरती पर इसने कदम रखा। उससे पहले रामवृक्ष नाम का जो पौधा था वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में लगाया गया, उसे सींचा गया, खाद पानी दिया गया, उसे बड़ा किया गया। आप सब जानते हैं कि जो भी लोग वहां मौजूद थे उसमें 90% लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी थे। यहां तक कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट भी थे। तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? तो मैं समझता हूं इस पर एक सोचने का और आकलन का वक्त है और जांच के बाद ही खुलकर सामने आएगा कि इसमें साजिश किसकी है और कौन माननीय मुख्यमंत्री के दामन पर धब्बा लगाना चाहता था और कौन उत्तर प्रदेश की सरकार को आप देख रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी राजनीतिक तौर पर तैयारी कर रखी है। शिवपाल सिंह यादव जी का नाम आपने पहले ही दिन ले लिया था, आपके कई नेताओं ने लिया था और अभी यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र हो गया। एक आरोप लगाया गया है, तो मैं चाहूंगा पहले सुधांशु जी इस पर कुछ कह दें। देखिए, असीम वकार साहब ने जो बोला है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हास्यास्पद भी है। एक तरफ आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं आपको ये जानकारी है
कि यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो बजाय इसके कि आपकी सरकार, यदि आपको जानकारी थी तो त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते, बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि साहब वहां किसकी सरकार है, यहां किसकी सरकार है, आप ये बोल रहे हैं। और मैं वकार साहब आपसे पूछना चाहता हूं, इस घटना में आप इस तकनीकी आधार पर, जिसे कहते हैं ना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले जियाउल हक की हत्या हुई थी पुलिस अधिकारी की, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें भी आप कुछ ऐसे ही तर्क देंगे। तंजील अहमद जो एनआईए के एक अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे बरेली, मुरादाबाद, बागपत, इलाहाबाद से लेकर कितने पुलिस अधिकारियों की हत्याएं हुई हैं, कितने लोगों पर। यह आपका ही राज आते हुए जितने भी दबंग बाहुबली हैं, उनका मनोबल इतना क्यों बढ़ जाता है कि पुलिस के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं? इन सारी बातों को एक साथ देखकर उत्तर दीजिए, केस बाय केस अपने बचाव क्या यदि आप प्रयास करेंगे, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। कुछ सवाल किए हैं सुधांशु जी ने, जरा जवाब ले लेते हैं। इस प्रकार की चीजों के प्रति धकेलने का कार्य नहीं, उसके साथ मेरा भी जवाब मिल जाएगा। पूछिए, आप भी बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही गृह विभाग देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह विभाग देख रहे हैं और उनको ये जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये गृह विभाग का भी फेलियर है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, 2015 के अंदर कोर्ट का फैसला आया, इनको वहां से हटाया जाए। लखनऊ से फोन आते रहे, इन लोगों को वहां पर संरक्षण मिलता रहा, कोर्ट के फैसले की अनदेखी, फिर उसके बाद वो लोग फिर गए और कंटेम्प्ट फाइल किया, तब उसके बाद फिर कोर्ट का फैसला आया। मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोर्ट की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी भी कानून और नियम की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि वहां पर उत्तर प्रदेश में संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है और इसीलिए जब तक कोई एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के तहत जांच नहीं होगी पूरे इस प्रकरण की, देखिए ये स्वयं जांच भी करना चाहते हैं। भाई जब गृह मंत्री खुद हैं मुख्यमंत्री, तो अपनी जांच कैसे कर सकते हैं वो? इसलिए मैं ये समझता हूं जरूरी है, एक तो ये हटे, फिर उसके बाद एक जांच बैठे और जांच करे और दोषियों को, और अगर दोष मुक्त हो जाए तो फिर आ सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब एक स्वतंत्र जज के माध्यम से जांच होगी, तभी हो पाएगा। जी असीम वकार साहब, तिनके की ओट में छिपना चाह रहे हैं आप, कहाँ के थे ये लोग? ये कहकर क्या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? जवाब नहीं, मैं जवाब दोनों का दूंगा, लेकिन पहले सुधींद्र भाई का दे दूं। सुधींद्र भदौरिया जी, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद जैसे अभी आपने लगाओ नहीं, मुझे तो लगा कि जैसे अभी आपने एबीपी चैनल पर मुझसे ये कह दिया था कि सीबीआई जांच हो और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था, तो जब मैं तो समझा था यहाँ भी आप वही सवाल पूछेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों आप घबरा गए। आपने न तो सीबीआई जांच की मांग की और ना ही मुख्यमंत्री की जांच की। नहीं देखिए, सीबीआई की आपने जांच की बात की इससे पहले चैनल पर। ऐसा है नहीं, आप सीबीआई, आप मैंने आपसे कहा ना सीबीआई की बात आपने कही थी ना अभी आप ही कहा सुधींद्र भदौरिया जी, जिसने ये कहा था मुझसे अभी एबीपी चैनल पर सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। मैंने उसमें ये भी कहा था कि उसके भाग्य नहीं, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल मत बदलिए। मैंने कहा ना अपनी सहूलियत के हिसाब से जब सवाल मत बदलिए। देखिए सीबीआई की जांच कल से लोग सीबीआई की जांच की बात कर रहे थे। हटना पड़ेगा, जब जांच होगी तो ये हटेंगे नहीं क्या? सुनिए तो आप चीख क्यों रहे हैं सर? आपकी तो बात मैंने बड़े प्यार से सुन ली, अब आप परेशान होने जा रहे हैं, पता नहीं जैसे आपको मालूम है मैं क्या जवाब दूंगा। चीख रहा है बस, आप नहीं चीख रहे हैं तो आप तो सुन लीजिए, आप तो सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मैसेकियर हुआ था, एक नरसंहार हुआ था 2002 में। उसके बाद ना तो आपकी बहन कुमारी मायावती जी ने और ना आपने, ना तो सीबीआई जांच की मांग की थी, ना ही हाईकोर्ट के जज से मांग कराई थी, और उल्टा आप जाकर 2004 में उन्हीं नरेंद्र मोदी के मंच पर खड़े होकर वोट मांग रहे थे और कह रहे थे सरकार बना दो। अरे तो इनकी ना मानिए, फिर बीजेपी की मांग मान लीजिए। ये आप कहाँ ले जाएंगे बातचीत को? एक मिनट रुक जाइए। मैंने आपसे कहा आप रुक जाइए, आप भी सुधींद्र जी रुकिए, बोलना समझ में नहीं आ रहा है। सुधींद्र जी एक मिनट बोलना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी बहस को गुमराह करके दूसरी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सुधींद्र जी। मैं गुमराह थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं।
अब आप ये सोचते हैं कि आप ही ज्यादा कम में बाकी सब बेवकूफ बैठे हुए हैं। मथुरा में जो कांड हुआ है इस पर क्यों आप बोलिए, क्यों बहन कुमारी मायावती जी गुजरात में ये मांग नहीं कर सकती थी? असीम वकार साहब एक मिनट रुक जाइए। सुदीन जी का ऑडियो टिप करिए। ये तरीका नहीं है बहस का। आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। पैनल पर और भी मेहमान मौजूद है। असीम वकार साहब, अगर आपके पास जवाब नहीं है, आप कहिए जवाब नहीं देना चाहते हैं। आप गुजरात ले जाएंगे, 2002 की बात करेंगे। नहीं, आप लोग पर्सनल, आपकी कोई बहस चल रही है और तमाम चैनलों से चली आ रही है, तो आप यहाँ भी उसमें समय बर्बाद करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। दर्शक अगर हम तो पूछेंगे कि आपको देख रहे हैं, आपसे प्रश्न अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो इस बात का दीजिए, सीबीआई जांच से इनकार क्यों? मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब लेना नहीं चाह रहे हैं। आप फिर समय बर्बाद कर रहे हैं। जब माननीय नहीं, कोई समय बर्बाद। चलिए बोलिए असीम वकार साहब। अभी डीजीपी साहब का बयान भी आ गया है, डीजीपी साहब का ट्वीट आ गया है कि रामवृक्ष यादव मारा गया। ठीक है, और हम इस पर जांच करेंगे, एक उच्च स्तरीय जांच होगी। उस जांच के बाद नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे इंटेलिजेंस फेल्यूर का मामला हो, चाहे लोकल प्रशासन का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे शासन के स्तर पर, जो लोग भी जहां जहां दोषी पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि हम इस घटना को बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में घटना जो घटी है, ये जो इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसकी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद सभी दोषियों ये बीजेपी भी कह रही है कि अपनी जांच खुद कैसे कर पाएंगे। और अभी असीम वकार साहब जांच की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच आपको क्या पार्टी की एजेंसी से करा लगता है कि एक मिनट रुक जाइए ना असीम वकार साहब, मैंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा भी नहीं सवाल। डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुन लीजिए, थोड़ा सम्मान करिए। पुलिस को, प्रशासन को और प्रशासन की चुनौतियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता रहा है पुलिस के साथ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जरा उनको सुन लीजिए, सम्मान दीजिए उनकी बात। नहीं तो बिना जांच के आप दोषी तय कर देंगे, बिना जांच के दोषी तय कर देंगे। मैं तो विक्रम सिंह जी से कहूंगा कि आप बता दीजिए कि बिना जांच के। अरे सुन तो लीजिए, आप तो उनको बिना सुने ही आप बिना सुने ही बोले जा रहे हैं। उनको सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो। वकार साहब, प्लीज। ये औचित्यपूर्ण होगा कि एक गंभीर जांच निष्पक्ष एजेंसी से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज से अथवा सीबीआई से कराया जाना औचित्यपूर्ण है। इस गंभीर प्रकरण में जहां इतनी मौतें हो गई, 2 हमारे जाबाज उनकी शहादत हुई, और इसके अलावा तमाम आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चल रहा है, और यह कह देना कि रामवृक्ष मर गया केवल एक व्यक्ति की शहादत पर, यह भी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि अब रामवृक्ष के मरने में ज्यादा फायदा रामवृक्ष को है बनिस्बत रामवृक्ष के रूप में जीवित रहने को। ऐसे पहले भी हो चुका है। ऐसे शातिर अपराधी अपने मृत्यु का एक नाटक करके दोबारा कहीं अवतरित होकर के दोबारा अपना आपराधिक साम्राज्य चलाते हैं। जब तक डीएनए परीक्षण से यह प्रमाणित ना हो कि रामवृक्ष मर चुका है, तब तक इसको न माना जाए। अच्छी बात, सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात आपने कही। और हम भी इसी पक्ष में हैं, हम लोग भी किसी जल्दी में नहीं है। हम पूरी सेटिस्फेक्शन होने के बाद, उसके परिवार को बुलाने के बाद, डीएनए जांच के बाद ही 100% यकीन से ये डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि जो अभी प्रक्रिया थी उसमें जो तथ्य सामने आया था उसके हिसाब से बात कह दी। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी निकल कर आई है कि रामवृक्ष यादव की मौत की पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद होगी। ये असीम वकार साहब भी कह रहे हैं और विक्रम सिंह साहब ने इस बात को उठाया था। सुधांशु जी, एक प्रश्न मैंने आपसे पहले भी किया था, दोबारा मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। शिवपाल सिंह यादव साहब का नाम कैसे पार्टी के नेताओं की जुबान पर आया था और क्या तथ्य इसके लिए आप लोग सामने रख रहे हैं? देखिए, वहां पर किस व्यक्ति का संरक्षण था, यह बात उत्तर प्रदेश की जन जन को यह पता है कि किस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण और किन व्यक्तियों के माध्यम से मथुरा में लोगों को प्राप्त था। उसमें शिवपाल जी का नाम आ रहा है, बहुत ही स्वाभाविक ढंग से बात आ रही है। तो जब इस प्रकार का गंभीर आरोप, इतनी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 24 से अधिक लोगों की मृत्यु, उसके बाद नैतिक दायित्व तो इस सरकार का है, शिवपाल जी का है। उन्हें आगे आकर इस विषय के ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए था, या उन्हें इस विषय की जांच तक के लिए अपने को पद से हटाने का ऑफर करना चाहिए था। ये सब तो छोड़िए। अभी वकार साहब कह रहे थे कि बड़ी हम इस पे पूरी कड़ाई से जांच करेंगे। मैं पुनः यह बात पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो सरकार दावा कर रही है कि हम कड़ाई से जांच करेंगे, अपराधियों पर से मुकदमे वापस लेने के सर्वाधिक काम अगर हुए हैं
तो जब जब सपा की सरकार आई है तब तब हुए हैं। फूलन देवी पे मुकदमे वापस लेने से लेके सुधांशु जी एक बार मैं फिर सवाल रख रहा हूं। इन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों में बम फोड़ने वाले आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट। सुधांशु जी एक बार फिर मैं सवाल रख रहा हूं। सरकार की नियत ये रही हो कि सुधांशु जी सवाल ये है, फिर मुकदमे वापस ले लो। मैं फिर से सवाल रख रहा हूं। कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो सही जांच? ठीक है, एक मिनट। आप जांच नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, ये इशारा तो आपका मिल रहा है। यानी आप ये मानते हैं कि सरकार की भूमिका इसमें संदिग्ध है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? मैं दोबारा ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जन जन को ये पता है, तो क्या कोई रिसर्च की गई है? ये जन जन के आधार पर कैसे जांच हो जाएगी या सीबीआई को दे? कोई ठोस ऐसी बात है, कोई ऐसा तथ्य है जो शिवपाल सिंह यादव या सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इस बात की ओर इशारा कर रहा हूं? ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरह के जो तथ्य होते हैं वो जांच एजेंसियों के द्वारा उचित अवसर पर और उचित स्तर पर बताए जाते हैं, वह मीडिया एजेंसियों से नहीं। पर एक तथ्य कहना चाहूंगा, यदि इतने समय से ये लोग वहां पर थे और शिवपाल सिंह यादव वहां जाते हैं, कार्यक्रम अटेंड करते हैं, चले आते हैं और उसके बाद भी वो यथावत बने रहते हैं, कब्जा भी बरकरार रखते हैं, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो यह क्या प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसिया एक संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है? ठीक है। आपको यह पता है असीम वकार साहब कि ये लोग कहां कहां किस किस प्रदेश से आए हुए हैं? 2 साल से इनको रसद मिल रही है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानकारियां ये तमाम एजेंसीज बता रही हैं। इनको हटाने की कोशिशें वहां के लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद ये संरक्षित हैं या ये वहां पर टिके हुए? ये किसका फेलियर है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोग आप पर भारी कैसे पड़ रहे थे? यहां पर भारी कोई किसी पे नहीं पड़ता है, सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्हीं ने मथुरा में 2 दिन टिकने का समय मांगा। इनके साथ औरतें भी थे, बुजुर्ग औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। तो सरकार ने इनको 2 दिन का समय इसलिए दिया था कि ये सत्याग्रही हैं, और हम लोग को अगर पता होता ये हत्याग्रही हैं तो शायद ये नौबत ना आती। अब 2,500 से 3,000 आदमी अगर औरतें और बच्चे और बुजुर्ग को बीमार लेकर बैठ जाएगा और नहीं हटेगा, तो उसके तरीका जो हटाने का होता है, सरकार उस तरह से प्रयास कर रही थी। आपने ये बात कही रसद मिल रही है, मैं आपको एक प्रदर्शन की याद दिला दूं। अभी 2014 से पहले दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन में अन्ना जी का प्रदर्शन हुआ था, लाखों आदमी रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे, और उसमें किस तरह से सरकार के खिलाफ नारे लग रहे थे, किस तरह सरकार के खिलाफ भाषण हो रहे थे। और शाम को भारतीय जनता पार्टी की झंडे लगी गाड़ियां, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बर्गर बांटना, चाउमीन बांटना, पिज्जा बांटना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जूस की बोतलें, पानी की बोतलें लेकर वहां बांटते थे। तो वहां रसद जिस तरह से सप्लाई हो रही थी, तो क्या केंद्र सरकार को नहीं पता था कि कौन लोग सप्लाई कर रहे हैं? देखिए, जब तक के कोई बड़ा इस तरह का हादसा नहीं होता है, या कोई आदमी सरकार के खिलाफ इस तरह से हंगामा नहीं करता है, हंगामा रेजी नहीं करता है, तब तक कैसे अंदाजा हो जाएगा? आपकी बात से तो मुझे ये समझ में आया कि जैसे अन्ना आंदोलन में बीजेपी सब कुछ सप्लाई कर रही थी, वैसे यहाँ पर दिल्ली कूच के लिए आप सप्लाई कर रहे थे इन लोगों को। मैं कुछ कहूँ क्या? दिल्ली कूच के लिए सप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली कूच करा दिया होता। अब आप तो ज्यादा माशाल्लाह से, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की आईबी को हटाकर असीम वकार साहब चीफ आपको बना देना चाहिए। जब बोलते हैं कुछ तो बहुत जानकारियां आपके पास है, तो असीम वकार साहब जानकारी बैठाए क्यों है यहाँ? आप यहाँ सबूत पेश कीजिए। आप एंकर हैं, आपका काम सवाल पूछना है, सबूत देना है, आप सबूत दीजिए। आपकी चिड़ बता रही है कि कुछ ऐसा गड़बड़ आप बोल गए हैं जिसमें उलझते जा रहे हैं। आपका परेशान होना बता रहा है कि आप अपनी बात कह के आप परेशान होते जा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह अब आप मुझे आप पार्टी का प्रवक्ता बना दीजिए। अब आपकी बातें साफ कर रही है दर्शकों के सामने कि आप कुछ बोल के खुद ही उलझते जा रहे हैं। प्रूफ कर सकते हैं असीम वकार साहब, ये तथ्य आप दे रहे हैं, माननीय असीम वकार साहब, ये तथ्य आप दे रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है, इस शो के पहले नहीं थी। ये सारी जानकारियां आपने अभी इसी शो के दौरान दी है, और अब आप उस पे हम पर उल्टे आरोप लगा रहे हैं। मैं एंकर महोदय से मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर मसला है। मुझे एक 10 सेकंड का हस्तक्षेप करने का मौका दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको जानकारी नहीं थी और इन्होंने उनको लोकतंत्र सेनानी बना रखा था, उनको पेंशन दे रहे थे। पेंशन के साथ साथ आज उनको ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो अन्ना हजारे की तरह थे। राम वृक्ष यादव इनके लिए
श्री अन्ना हजारे थे। ये बहुत ही शर्म की बात है जो इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहता हो। थोड़ा सा अकल का ज्यादा इस्तेमाल करते अन्ना हैं। हजारे के तौर मेरी पर गुजारिश आपसे है कि अपनी अकल का कम इस्तेमाल किया कीजिए, अपनी अकल का कम इस्तेमाल कीजिए और कानों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए तो बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। ऐसे व्यक्ति को मैंने कहा ना कि आप तो मायावती से बड़े नेता हैं, करना चाहता हूं। मैंने कहा ना आप तो मायावती जी से बड़े नेता हैं, आप अकल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और कानों का इस्तेमाल कम करते हैं। तो आपको मेरी एक सलाह है, नेक सलाह, कि कानों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए और अकल का इस्तेमाल कम कीजिए। मैं असीम वकार साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बात ठीक है, एक मिनट सुरेंद्र जी रुकिएगा, सुरेंद्र जी रुकिएगा। और सैयद असीम वकार साहब जो सलाह आप दे रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि उस पर खुद भी अमल करेंगे। हम कुछ फैक्चुअल बातें करें यहाँ पर। सुधांशु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अब समझ में आ रही है, यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है, उस पर सरकार के बहुत कोई ठोस और बहुत अच्छे जवाब नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि कुछ इनपुट्स मिले हैं, चलिए मत बताइए, मीडिया के मंच पर मत रखिए क्या जानकारियां मिली। क्या ये माना जाए कि सरकार को ऐसे कुछ सबूत मिले हैं या आपको जांच एजेंसियों से कुछ ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में संरक्षण दे रही थी इन हत्याग्रहियों को? देखिए, इस विषय का सही और एकदम समुचित उत्तर तो कोई सरकार का व्यक्ति ही बता सकता है। जहां तक पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे कुछ आधार हैं जिस पर कि हम काफी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वहां के लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और वह लखनऊ में सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा प्राप्त था। देखिए, अभी वकार साहब से आपने जितने प्रश्न पूछे, उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेके रामलीला मैदान, अन्ना हजारे, इधर उधर सब तरफ कहा, मगर सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। वो सीधे जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सीधा संबंध और संरक्षण था। इसीलिए मैं इसको एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो जो संरक्षण दे रहे थे, रहबर थे, आज जवाब उनसे पूछने की जरूरत है और वो सीधा जवाब देने से बच रहे हैं। सवाल तो मैं कई बार कर चुका हूं, एक बार और करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या विक्रम सिंह साहब आप हमारी मदद करेंगे कि इस मामले को हम जरा इस सवाल को और मजबूती से रखें कि हाँ, यहां पर शासन का पूरी तरह से रहबरी मिली हुई थी इन लोगों को। प्रवीण जी, ये सभी हमारे विद्वान पैनल बड़े ही श्रेष्ठ और काबिले इज्जत हैं। मैं सिर्फ कुछ बिंदु आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आपने जिस स्थल को कहा कि मथुरा का केंद्र बिंदु था, वो हृदय बिंदु था। एसएसपी से उसकी कॉमन निवास से कॉमन बाउंड्री वॉल है, पुलिस लाइन से कॉमन बाउंड्री वॉल है, डीएम के निवास से कुछ ही मीटर दूर है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप ये देखें कि राम वृक्ष के ऊपर 10 मुकदमे थे, क्या उनकी हिस्ट्री शीट क्यों नहीं खोली गई? उनके ऊपर निगरानी क्यों नहीं की गई? गुंडा एक्ट के अंतर्गत उनका निष्कासन क्यों नहीं दिया गया? ये सब बातें हैं। अगर आप गंभीर थे उनको बेदखल करने में, तो उनकी पानी बिजली काट देनी चाहिए थी। उनके यहाँ दूध की सप्लाई देने का तो कोई औचित्य ही नहीं था। आपको कोई पुलिसिंग, कोई चौकी खोलना, किसी तरह की सर्वेलेंस, और रही इंटेलिजेंस की बात, हमारे मुकुल की जो हत्या हुई है, जो आंख के बीच में गोली लगी है, वो स्नाइपर के द्वारा की गई है। यूपी पुलिस ने इसके पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश किस खेत की मूली है? अगर पुलिस को मौका दिया जाए काम करने का, तो अभिसूचना पर्याप्त थी, ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। लेकिन उस अभिसूचना पे हम क्या कार्य करेंगे और कितना गंभीर होंगे, इसके पीछे तमाम समीकरण और राजनीतिक दबाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, जिसका कि अभाव दिखा। सीधे आप असीम वकार साहब, इसमें मैं कोई अपने शब्द नहीं डाल रहा हूं। विक्रम सिंह जी बहुत तजुर्बेकार पुलिस अधिकारी रहे हैं और मैं समझता हूं कि इनके तजुर्बे का फायदा उठाना चाहिए। सच्चाई ये है विक्रम सिंह जी कि जितनी बेबाकी से और जितनी ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री ने अपना फेल्यूर स्वीकार किया चैनल्स के ऊपर आकर, हिंदुस्तान में इससे पहले भी इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ है, लेकिन कभी किसी अधिकारी ने, किसी मुख्यमंत्री ने और कभी प्रधानमंत्री ने इस तरह से अपने फेल्यूर को स्वीकार नहीं किया है। बेशक। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। हमको अपने मुख्यमंत्री पर नाज है कि जिस तरह से वो आकर अच्छी बात करते हैं, उसी तरह से उन्होंने खराब बात के लिए भी अपने कंधों पर जिम्मेदारी डाली है, अपने सर पर लोकल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद पर ली है और कहा कि हम आकलन नहीं कर पाए। ये एक बेबाक और बहुत ईमानदाराना बयान था। सच्चाई है हट जाना चाहिए उस समय तक जब तक जांच हो, हम ऊपर से नीचे तक।
चलिए अभी तो उम्मीद करते हैं एक बहुत ये आप बहन जी ने अपने बड़े भाई मोदी जी से, फिर मैं कहूंगा आपकी बहन जी के बड़े भाई मोदी जी ने जब नरसंहार कराया था तो जरा एक बार आपने राय दे दी होती अपनी बहन जी को कि जरा भाई से भी कह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। पर जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है वो ये कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच बहुत जरूरी है। और एक और बात जो डीजीपी विक्रम सिंह साहब ने उठाई थी और जिसको असीम वकार भी मान रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए, उसके बाद ये तय होगा कि रामवृक्ष यादव सचमुच मारा गया है या नहीं मारा गया है। इससे राजनीतिक संरक्षण अगर मिला हुआ था तो किस राजनेता का संरक्षण मिला हुआ था। जैसा कि बीजेपी का आरोप है, शिवपाल सिंह यादव का बार बार नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्या कोई ठोस सबूत है? इन तमाम मसलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन ये सवाल हमने आपके सामने भी रखा था। दर्शकों की क्या राय आई है, जो सवाल पूछा था हमने उस पर, क्या मथुरा कांड किसी राजनीतिक क्षय का नतीजा है? हजारों की तादाद में मैसेजेस मिले, 94% दर्शक हाँ में जवाब देते हैं। दर्शक साफ मानते हैं कि हाँ, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, 87% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया, 13% ने नहीं में जवाब दिया है। तो हम तो पूछेंगे का सफर आज फिलहाल यहीं तक।